हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 22 नवंबर 2023 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर जो सबसे मेन हेडिंग है, यानी कि जो मेन हेडिंग प्रकाशित की गई है पहले पेज पर, वो है कि पराली जलाने वालों को ना मिले एमएसपी का लाभ। एमएसपी जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कोट किया है कि हरियाणा और पंजाब, उत्तर प्रदेश, यानी कि जितने भी राज्य एनसीआर में हैं उन्होंने जो पराली जला रहे हैं उसकी वजह से जो वायु प्रदूषण हो रहा है उस पर कोई अगर ठोस कार्रवाई नहीं हो रही है, या फिर किसान अगर नहीं मान रहे हैं, जो पराली अपने खेतों में जला देते हैं, तो उनके लिए अब एक यही उपाय किया जा सकता है कि उनको जो एमएसपी मिलता है वो रोक दिया जाए। और ये फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला है कि अगर वो जलाना बंद नहीं करते हैं तो इसके अलावा कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। आगे इसमें यह बताया गया है कि जिस तरीके से हरियाणा ने इस पर कंट्रोल किया है उसी प्रकार पंजाब को भी इसमें कंट्रोल किया जाना चाहिए। पराली जलाने से किसानों को 80% जो अब शिकायतें आ रही हैं या जो प्रदूषण आ रहा है वो पंजाब की तरफ से आ रहा है। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कोट किया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुले तौर पर बोल दिया है कि अगर ऐसा रोका नहीं जाता है तो फिर हम एमएसपी को रोक देंगे। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला यह भी दिया है कि आप जितने भी एसएचओ हैं उस थाने के और उनके क्षेत्र में अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर एसएचओ जिम्मेदार होंगे। तो एसएचओ ने इसमें दलील दी है कि देखिए, हम जब जाते हैं, जलाने की शिकायत हमें मिलती है, हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो किसानों द्वारा हमारा रास्ता रोक दिया जाता है या फिर वो लोग हिंसक हो जाते हैं तो हमें बैकफुट पर होना होता है, हम पीछे हो जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी नकार दिया। उन्होंने बोला कि इसका मतलब आप प्रशासन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। जब किसान या फिर एक जो समूह है वो आपको डरा दे रहा है, आपको टारगेट कर रहा है और आप डर जा रहे हैं, तो फिर आप किसी की सुरक्षा कर ही नहीं सकते हैं। तो आगे आने वाले दिनों में इसमें जरूर कार्रवाई देखने को मिलेगी। अब यहां पर हम 2-3 बातें जानेंगे एमएसपी के बारे में। सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए कि एमएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है। एमएसपी की शुरुआत की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 1966 और 1967 में हुई थी, जब देश में हरित क्रांति लागू हुई थी। हरित क्रांति लागू हुई थी एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। और इसमें जब गेहूं में सबसे पहले समर्थन मूल्य जारी हुआ था। एमएसपी का मतलब होता है कि किसी भी जो कृषि है, जैसे गेहूं, धान, उसको एक मिनिमम प्राइस पर ही बेचा जाए और उससे कम मूल्य पर उसे ना बेचा जाए, जिससे कि किसानों को उसका नुकसान ना हो पाए, उनको भरपूर उसकी कीमत मिल सके। होता क्या है कि देखिए, कभी कभी फसलों की जो कीमत है वो काफ़ी गिर जाती है, इसीलिए एमएसपी जरूरी है, ताकि अगर कीमत गिर भी गई है तो भी सरकार ने जो तय किया है किसानों के लिए कीमत, उस पर ही उनको मिले और लाभ हो। अब ये एमएसपी तय कैसे होता है ये भी जानिए। एमएसपी तय किया जाता है मांग और आपूर्ति की गणना पर, यानी कि कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, इन सब पर एमएसपी तय किया जाता है। और एमएसपी तय कौन करता है? एमएसपी तय करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत मूल्य आयोग अपनी सिफारिश केंद्र को भेजता है और उसके बाद केंद्र सरकार एमएसपी तय करती है और इसे लागू करती है। तो यहां पर आपको एमएसपी के बारे में डिटेल से पता चल गया। अब नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि सरकार बनते ही राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों की होगी समीक्षा। अब देखिए, आपको पता होगा कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और उसमें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं लगातार उसमें रैलियां कर रहे हैं, कांग्रेस की कमियां गिना रहे हैं। और अब उन्होंने बोला है कि जिस तरीके से राजस्थान में पेट्रोल की कीमतें, डीजल की कीमतें ज़्यादा हैं, उसकी समीक्षा की जाएगी, टैक्सेस को कम किया जाएगा ताकि लोगों को इसका लाभ मिल सके। खासतौर पर किसानों को जो डीजल ज़्यादा यूज़ करते हैं उनको इसका लाभ मिल सके। हालांकि यहां पर कांग्रेस ने फिर से इनको टारगेट किया, भाजपा को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, कि जो राजस्थान के कई पड़ोसी राज्य हैं वहां पर तो इनकी खुद की गवर्नमेंट है, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और मध्य प्रदेश हो गया, वहां पर ये
खुद क्यों नहीं कम कर रहे हैं, जो जिसका प्राइस राजस्थान के इक्वल है या फिर राजस्थान से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये टैक्सेस क्यों नहीं कम कर रहे हैं। ये भी एक कोट किया गया है कांग्रेस के द्वारा। वहाँ पर समीक्षा में ये भी बताया गया है कि नरेंद्र मोदी के भाषण में ये बताया गया है कि आने वाला जो चुनाव है, जो रिजल्ट होगा 3 दिसंबर को, उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है, भाजपा का उदय होगा, वहाँ पर जो गुंडा राज है वो ख़त्म किया जाएगा, लोग सुकून से जी सकेंगे। ऐसी कई बातें इन्होंने अपनी रैली में बोली है। लेकिन जो ये न्यूज़ है इसमें ये बताया गया है कि राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दामों की समीक्षा, क्या कभी आपने गौर किया है कि जब आप 1 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर डीजल अपने वाहन में डलवाते हैं तो आप कितना टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और स्टेट गवर्नमेंट को, जो कम हो सकता है उसको हम समझते हैं। यहां पर हम पेट्रोल की कीमत को ले रहे हैं और पेट्रोल की कीमत से समझते हैं कि जो पेट्रोल का जो बेस प्राइस होता है वो है 57 रुपए 15 पैसे बेस प्राइस होता है, और उसके ट्रांसपोर्टेशन पर 20 पैसे प्रति लीटर खर्च किया जाता है। 20 पैसे प्रति लीटर खर्च किया जाता है। तो ये पूरा चार्ज वगैरह मिला के दोनों को मिलाकर के हो गया 57 रुपए 35 पैसे, 57 रुपए 35 पैसे। अब इसमें एक्साइज ड्यूटी कितनी लगती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है, वो लगता है 19 रुपए 90 पैसे। उसके बाद जो डीलर होता है, जिस पेट्रोल पंप से आप पेट्रोल डलवा रहे होते हैं, उस पेट्रोल पंप का जो मालिक होता है, ऑनर होता है, उसको कमीशन मिलता है 1 लीटर पर 3 रुपए 76 पैसे, 3 रुपए 76 पैसे। उसके बाद वैट, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट उस पर टैक्स लेती है, वो लेती है 15 रुपए 71 पैसे। और इसके पूरे टैक्सेस और बेस प्राइस और ट्रांसपोर्टेशन मिलाकर पूरा हो जाता है 96 रुपए 72 पैसे जो आप पे करते हैं। तो अगर यहां पर स्टेट गवर्नमेंट 5 रुपए कम कर देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट 9 रुपए कम कर देती है, तो भी 14 रुपए पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा। यह सबसे इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको 82 रुपए का पेट्रोल मिलने लगेगा। लेकिन ना तो सरकार कम करती है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट कम करती है, यानी कि ना स्टेट गवर्नमेंट कम करती है ना सेंट्रल गवर्नमेंट कम करती है। यहाँ पर सिर्फ लोगों पर इसका भार डाला जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें अपने पड़ोसी देशों की, तो पाकिस्तान में हालांकि अब तो भूखमरी है इसलिए पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं, नहीं तो श्रीलंका और नेपाल, बांग्लादेश, इन तीनों देशों में भारत से कम दाम पर पेट्रोल जनता के लिए उपलब्ध है, यानी कि वहाँ टैक्सेस कम हैं। तो आज आपको ये समझ में आया कि आप 1 लीटर जब पेट्रोल डलवाते हैं तो आज आपको क्लियर हो गया कि बेस प्राइस जो है पेट्रोल का वो क्या है और आप कितना टैक्स देते हैं। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि गांधी परिवार से जुड़े नेशनल हेराल्ड मामले में 752 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली गई है। अब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड मामला क्या है। देखिए, ईडी के अनुसार, अगर ईडी की बात करें तो जो AJL को कांग्रेस, एक कंपनी है AJL को कांग्रेस पार्टी ने 90.21 करोड़ रुपए का लोन दिया। फिर कांग्रेस पार्टी ने एक नई कंपनी बनाई और उनसे ये लोन मात्र 50 लाख रुपए में बेच दिया। तो इस तरीके से जो 40 करोड़ का इसमें लेन देन हुआ है, वही सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है। और ये जो कंपनी है AJL, इसमें सोनिया गांधी की 38% हिस्सेदारी है और राहुल गांधी की 38% हिस्सेदारी है। ये जो केस किया गया है वो सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा किया गया है, जो भाजपा के लीडर भी हैं। लेकिन इसमें ये लोग दोषी पाए जा रहे हैं। अभी तक ईडी ने जितनी कार्रवाई की गई है उसमें इनकी संलिप्तता सामने आ रही है और 752 करोड़ रुपए की अभी इसमें संपत्ति जब्त की गई है। और इस न्यूज़ में इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है जिसको हम डिस्कस करें। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि डीप फेक वीडियो के मामले में सरकार गंभीर लगाएगी फ्रेमवर्क। डीप फेक वीडियो, जिस पर हमने 2 दिन पहले डिस्कस किया था कि जो डीप फेक वीडियो है वो होता क्या है। डीप फेक वीडियो जैसे कि मान लीजिए आप हैं, मैं हूं, अगर हमारे फेस के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, यानी कि मेरा फेस आपके फेस पर लगाया जा सकता है और आपका फेस मेरे फेस पर लगाया जा सकता है वीडियो के माध्यम से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। और इसका जो मिसयूज है वो आने वाले समय में काफ़ी व्यापक तौर पर किया जा सकता है, ऐसा केंद्र भी कह रहा है और कई एजेंसियां भी इसमें बता चुकी हैं।
अमेरिका, ब्रिटेन सभी इसके बारे में आगाह कर चुके हैं और डीप फेक वीडियो के खतरे को लेकर सरकार काफ़ी गंभीर भी दिख रही है। जल्द ही डीप फेक वीडियो को लेकर सरकार फ्रेमवर्क बनाने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय अगले 1-2 दिनों के में सभी प्रमुख इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ बैठक करने जा रही है। उसके बाद डीप फेक वीडियो को लेकर पूरा फ्रेमवर्क जारी हो सकता है। 2 दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बोला था कि उनका एक वीडियो प्रसारित किया जाता है जिसमें वो डांडिया करते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि उन्होंने खुद बोला कि मैंने स्कूल डेज में डांडिया किया था, उसके बाद तो कभी डांडिया किया ही नहीं है। लेकिन ये जो डीप फेक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके माध्यम से हूबहू उनके फेस को दिखाया जा रहा है। उसके बाद रश्मि मंदाना जो हैं एक्ट्रेस हैं साउथ की, उनका एक वीडियो आया था जिसमें वो लिफ्ट में चढ़ रही थी और वर्कआउट कर रही थी। ऐसे कुछ वीडियो सामने आए हैं। तो इन सब को लेकर सरकार काफ़ी चिंतित है और आगे आने वाले दिनों में इसमें कार्रवाई की जा सकती है या फिर कोई कानून बनाया जा सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। RRTS के लिए एक हफ्ते में जमा करें 415 करोड़ रुपए, और यह फैसला दिया है सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट को। RRTS जिसका फुल फॉर्म होता है रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। अब ये RRTS है क्या? देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो सड़कों से, रोड से भीड़ को कम करना और रैपिड ट्रेन चलाना ताकि लोगों का आवागमन आराम से हो सके। RRTS परियोजना के तहत दिल्ली, उत्तर प्रदेश का मेरठ, राजस्थान का अलवर, हरियाणा का पानीपत, ये रेल कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा। इसमें ये शामिल है और इसमें रैपिड ट्रेन चलाई जाएगी जो इन शहरों को जोड़ेगी। इससे क्या होगा कि रोड पे जो भीड़ चलती है, आप ट्रेन से जाएंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और रोड से भीड़ भाड़ कम हो जाएगी। इसमें अब सुप्रीम कोर्ट क्यों दखल दिया है? क्योंकि इसमें समझौता ये हुआ था, यानी कि ये जो परियोजना है उसमें केंद्र और जो राज्य इस प्रोजेक्ट में आ रहे हैं उनकी हिस्सेदारी थी, तय थी और उसमें उनको पेमेंट करना था। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट को आदेश भी दिया गया था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो भी जो दिल्ली सरकार का हिस्सा आ रहा है 415 करोड़ का, वो उन्होंने जमा नहीं कराया, यानी कि वो उन्होंने रेलवे को नहीं दिया है। तो इसको ही लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करके दिया है कि अगर आप 415 करोड़ रुपए नहीं देते हैं तो जो आपकी विज्ञापन राशि है, जो गवर्नमेंट की विज्ञापन राशि होती है, जो अपने वो विज्ञापन पर खर्च करती है, उससे कोर्ट आदेश देकर उस राशि से 415 करोड़ रुपए की रिकवरी करेगा। तो हालांकि अब दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो बाध्य है 415 करोड़ रुपए देने के लिए। तो आपको ये भी पता चल गया कि रैपिड, जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है वो क्या है, 2 शहरों को आपस में जोड़ेगा रैपिड ट्रेन से। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि कनाडा में आतंकियों और कट्टरपंथियों को दी जा रही है शरण, जयशंकर। अब ये बात ऑस्ट्रेलिया से 2+2 वार्ता में क्यों उठी? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत की अभी ऑस्ट्रेलिया के साथ 2+2 वार्ता हो रही है। इससे पहले जब अमेरिका के साथ 2+2 वार्ता हुई उसमें भी ये टॉपिक उठा था। तो इस टॉपिक के उठने का प्रमुख कारण ये है कि जो कनाडा है वो ऑस्ट्रेलिया के भी काफ़ी करीबी मित्र है और अमेरिका का भी काफ़ी करीबी मित्र है। इसलिए जो ये 2+2 वार्ता हो रही है उसमें ये मुद्दा उठाया जा रहा है। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने फिर से इस बात को साफ कर दिया है कि कनाडा भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे रहा है। कनाडा ने ये बोला है। और इससे पहले जब 10 नवंबर को 2+2 वार्ता हुई थी भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच, तब भी ये मुद्दा उठा था और अब 21 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ भी ये मुद्दा उठ गया है। विदेश मंत्री जो हैं हमारे एस जयशंकर, उन्होंने भी संवाददाता सम्मेलन में बता दिया है कि विदेश मंत्री पेनी वोंग को भारत कनाडा के मौजूदा कूटनीतिक विवाद के बारे में बताया गया है, समझाया गया है। हमारे लिए मुद्दा मुख्य नहीं है। कनाडा में आतंकी कट्टरपंथियों को शरण दी जा रही है, ये भारत ने बोला है। और वांग ने हमारी बात को बहुत ही ध्यान से सुना है। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री ने इस बारे में कुछ खास नहीं कहा है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही कनाडा के बेहद करीबी हैं। निज्जर जो हत्याकांड हुआ था, कनाडा ये बोलता रहा है कि इसमें भारत की एजेंसियों का हाथ है, जो निज्जर की हत्या हुई है कनाडा में। अब भारत ने भी इसमें फिर पलटवार किया कि बिना सबूत के आप किसी का नाम कैसे ले सकते हैं, या तो फिर आप सबूत दीजिए तो हम मान लेते हैं। लेकिन कनाडा सबूत भी नहीं दे रहा है। देश परोक्ष तौर पर उनकी बातों का समर्थन कर रहे हैं, यानी कि कनाडा का समर्थन ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका दोनों कर रहे हैं। अब यहाँ पर इस न्यूज़ में 2 देशों की बात आई है, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और
कनाडा, 3 देश की बात आई है। तीनों के बारे में हम वर्ल्ड मैप के माध्यम से जान लेते हैं, क्योंकि जब आप वनडे एग्जाम देते हैं तो आपके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है, करेंसी, कैपिटल और उस राष्ट्र के प्रमुख। यह है वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप में सबसे पहले हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो कैपिटल है, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, करेंसी है डॉलर और यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं यानी कि प्रधानमंत्री हैं एंथनी अल्बनीज। ये आपको पता चल गया। आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम क्या था। ऑस्ट्रेलिया का पुराना नाम था न्यू हॉलैंड, पुराना नाम था इसका। अब हम आते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में जान लेते हैं, जिसकी कैपिटल है वाशिंगटन डीसी और करेंसी है डॉलर और राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। उसके बाद हम जान लेते हैं कनाडा के बारे में। कनाडा, जिससे भारत का इस समय विवाद चल रहा है। कनाडा जिसकी कैपिटल है ओटावा, करेंसी है डॉलर और प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, वो आपको पता चल गया। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि प्रस्तावित आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों पर संसदीय समिति की मोहर। तो गृह मंत्रालय की जो स्थायी संसदीय समिति है और उन्होंने राजनीतिक दलों और उनके नेताओं द्वारा की जा रही आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा है कि जो 3 प्रस्तावित आपराधिक कानूनों को हिंदी में जो नाम दिए गए हैं वो असंवैधानिक नहीं हैं, वो नाम सही हैं। भाजपा सांसद ब्रजलाल इस समिति के अध्यक्ष हैं और उन्होंने अनुच्छेद 348 को जो विपक्ष टारगेट कर रहा था क्लियर कर दिया कि उसमें जो हिंदी नाम यूज किया गया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं है। राज्यसभा में जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें भी पाया गया है कि सहमति से ही सबके जो नाम है वो हिंदी रखे गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं किया गया है। आगे इसमें न्यूज़ में ये बताया गया है कि जो 3 कानून थे, 3 कानून जो नए कानून हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसे BNS कहा जा रहा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSA 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSA 2023 को 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया था। ये पुराने 3 कानूनों की जगह लेगा। वो पुराने 3 कानून कौन से हैं? भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया अधिनियम 1898 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। ये इन तीनों को रिप्लेस कर देगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। सरकार समय पर कर्मचारियों की पदोन्नति सुनिश्चित करने के पक्ष में है, यानी कि जो प्रमोशन हो रही है वो काफी डिले होती है, उसको लेकर जितेंद्र सिंह ने क्लियर किया है कि सरकार इस पर गंभीरता से कार्य कर रही है। और अभी हाल ही में यहां पर उन्होंने बताया कि 1592 ASO को SO बनाया गया है, यानी कि सेक्शन ऑफिसर बना दिया गया है। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर से सेक्शन ऑफिसर बना दिया गया है 1592 लोगों को। अगर पिछले साल की बात करी जाए तो लगभग 9000 पदोन्नतियां की गई हैं। उसमें पहले DOPT ने पिछले 3 वर्षों में सिर्फ 4000 ही पदोन्नतियां की थी, लेकिन पिछले वर्ष 9000 पदोन्नतियां की गई हैं और कोई ऐसी किसी कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। वरीयता के आधार पर ही लोगों का प्रमोशन किया जा रहा है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि G20 डिजिटल सम्मेलन आज नई दिल्ली में घोषणा पत्र के कार्यान्वयन पर होगी चर्चा। ये जो सम्मेलन है शाम को यानी बुधवार की शाम को आज 5:30 बजे होने वाला है। इसके बारे में हम न्यूज़ के बारे में कल डीपली डिस्कस करेंगे, लेकिन जो इसमें जो शेरपा हैं, शेरपा मतलब आप समझिए जो G20 के लिए भारत की तरफ से अध्यक्ष बनाए गए थे, अमिताभ कांत, उन्होंने शिखर सम्मेलन के संबंध में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 9 और 10 सितंबर को जो G20 सम्मेलन हुआ जिसकी अध्यक्षता भारत ने की थी वो सफल रही। उसके बाद अब ये जो कार्यक्रम हो रहा है वो भी सफल रहेगा। इसमें कई वैश्विक चुनौतियों को लेकर बातचीत की जाएगी। बैठक का मुख्य एजेंडा विकास होगा, जबकि नेता कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा कर सकते हैं। साथ ही वैश्विक शासन में कमियों को दूर करने, सतत विकास लक्ष्य के प्रति हमारी मौजूदा प्रतिबद्धता की पुष्टि करने और एक बहुपक्षीय प्रणाली को फिर खड़ा करने के उपायों पर चर्चा की जाएगी। G20 में कौन सी कंट्री है ये जान लेते हैं। G20 में देखिए अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका शामिल हैं, यानी कि 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन है। टोटल हो गए 20।
नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं कि यूजीसी नेट के कोर्स में बदलाव की तैयारी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यानी नेट के कोर्स में बदलाव की तैयारी कर रहा है। इसके लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। यूजीसी अध्यक्ष जगदीश कुमार ने मंगलवार को कहा कि विश्वविद्यालयों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति और जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा यूजीसी नेट आयोजित करती है। 83 विषयों में हर साल 2 बार, आमतौर पर जून और दिसंबर में यूजीसी नेट का आयोजन किया जाता है। यूजीसी ने आखिरी बार 2017 में नेट विषयों के कोर्स को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू की थी। जगदीप कुमार ने बताया कि 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लॉन्च करने के बाद बहुविषयक पाठ्यक्रम और समग्र शिक्षा प्रदान करने के लिए उच्च शिक्षा में काफ़ी विकास हुआ है। इसलिए इस महीने की शुरुआत में अपनी बैठक में यूजीसी ने निर्णय लिया है कि यूजीसी नेट के विषयों के पाठ्यक्रम को अपडेट करने की शुरुआत की जाए। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। एलएसी पर तेजी से हो रहा है बुनियादी ढांचे का निर्माण। थल सेना की पूर्व कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राणा प्रताप कालिता ने मंगलवार को कहा कि भारत ने चीन से लगी सीमा पर बुनियादी ढांचे के निर्माण में पड़ोसी देशों की तुलना में देर से शुरुआत की है, लेकिन अब इस पर तेजी से कार्य हो रहा है। भारत और चीन के बीच मौजूदा स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर स्थिति सामान्य लेकिन कुछ हद तक अप्रत्याशित बनी हुई है। कालिता ने पत्रकारों से यह भी कहा कि चीन ने हमसे बहुत पहले बुनियादी ढांचे का निर्माण शुरू कर लिया था। हमने यह कार्य देर से शुरू किया है, लेकिन हम इसमें काफ़ी सुनियोजित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भारत व अमेरिका का संयुक्त सैन्य अभ्यास वज्र प्रहार 2023 मेघालय में शुरू हो गया है। भारतीय अमेरिकी विशेष बलों का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास वज्र प्रहार 2023 मेघालय के उमरोई में मंगलवार को शुरू हो गया। अभ्यास का 14वां संस्करण 21 नवंबर से 11 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व प्रथम विशेष बल समूह के जवान और भारतीय सैन्य दल का नेतृत्व पूर्वी कमान के विशेष बल के जवान कर रहे हैं। वज्र प्रहार अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में युद्ध कौशल के सर्वोत्तम तरीकों और अनुभवों को साझा करना है। अगले 3 सप्ताह में दोनों दल पहाड़ी इलाकों में पारंपरिक और गैर पारंपरिक परिदृश्यों में विशेष अभियानों, आतंकरोधी अभियानों की श्रृंखलाओं की संयुक्त रूप से योजनाएं बनाएंगे और अभ्यास करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज़ हम ले रहे हैं कि गुणवत्ता मानकों के दायरे में आएंगी 217 वस्तुएं। अभी आपको पता होगा कि जो टॉय होते हैं वो बच्चों के खिलौने, उनको BIS में ला दिया गया है, यानी कि उनकी गुणवत्ता जांची जाएगी। जिनकी गुणवत्ता अच्छी होगी उन्हें ही मार्केट में सेल के लिए लाया जा सकेगा। अब टोटल 217 वस्तुएं इसमें आ जाएंगी और इसके लिए टारगेट किया गया है 2023 से दिसंबर 2023 से मई 2027 तक चरणबद्ध तरीके से गुणवत्तापूर्ण मानक को लागू किया जाएगा। BIS की सूची में घी, तेल, पैकिंग में इस्तेमाल होने वाले टिन से लेकर AC से जुड़ी कई वस्तुएं शामिल की गई हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे उत्पाद चीन से सस्ते दाम पर आयात होते थे, लेकिन उनकी गुणवत्ता बहुत खराब होती थी। आपको भी पता है कि सस्ता कोई भी चीज़ अगर आप समझिए कोई चीज़ सस्ती है तो कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में समझौता किया गया है, तभी तो वो सस्ती है। लेकिन होता क्या था, कभी कभी खाने पीने वाली चीज़ें भी सस्ती होने की वजह से शरीर के लिए हानिकारक होती थी। लेकिन जब अब BIS पूरी तरीके से लागू हो जाएगा तो जो चीज़ें गुणवत्तापूर्ण नहीं होगी उन्हें मार्केट में लाया ही नहीं जाएगा, और जो इसको नहीं अपनाएगा वो निर्यात नहीं कर पाएगा भारत में। अगर जैसे मानिए कि चीन को कोई वस्तु AC का रिमोट ही अगर निर्यात करना है तो भारत के अधिकारियों को उन्हें अपनी लैब दिखानी होगी, अपना उन्हें ऑफिस दिखाना होगा जहां उसका निर्माण होता है। अगर यहां से उन्हें प्रमाण पत्र मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलेगा क्वालिटी चेक का, तो ही वो निर्यात कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो जाहिर सी बात है उन्हें अपनी वस्तुओं को सुधार करना पड़ेगा। तो हो सकता है इससे थोड़ा सा प्राइस बढ़े, लेकिन चीज़ें सही मिलेंगी। और ये सिर्फ विदेशी वस्तुओं पर ही नहीं, भारत की वस्तुओं पर भी लागू होगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। अच्छे प्रदर्शन से होगा चालू वित्त वर्ष का समापन। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि चालू वित्त वर्ष का समापन अनुमान के अनुसार मजबूत विकास प्रदर्शन और व्यापक आर्थिक स्थिरता के साथ होना चाहिए। इसका कारण यह है कि इस
वित्त वर्ष के आधे से अधिक समय में अर्थव्यवस्था में सकारात्मक विकास देखा गया है। मंत्रालय ने अक्टूबर माह के लिए जारी मासिक आर्थिक समीक्षा रिपोर्ट में कहा कि मुद्रास्फीति में गिरावट का जोखिम बना रहेगा, जिससे सरकार और आरबीआई दोनों को हाई अलर्ट पर रहना चाहिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, अक्टूबर में पीआईवीसी निवेश घटकर 3.4 अरब डॉलर रह गया है। हालांकि ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अक्टूबर में प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल फंड के जरिए निवेश घटकर 3.4 अरब डॉलर रहा है। उद्योग लॉबी समूह आईबीवीसी और कंसल्टेंसी फर्म ईवाई की रिपोर्ट के अनुसार पिछले महीने पीई और वीसी निवेश में वार्षिक आधार पर 3% और मासिक आधार पर 19% की कमी रही है। अगले वर्ष मार्च से सभी मोबाइल में काम करेगा ट्राई का डीएनडी ऐप। दूरसंचार नियामक ट्राई ने मंगलवार को कहा कि अनचाही कॉल और संदेश रोकने वाला उनका डू नॉट डिस्टर्ब डीएनडी ऐप मार्च से सभी स्मार्टफोन में काम करने लगेगा। ट्रू कॉलर की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में ट्राई के महासचिव वी रघुनंदन ने यह बात बोली है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। इजराइल और हमास युद्ध की बात चल रही है, कतर मध्यस्थता कर रहा है। शायद इजराइल मान सकता है, लेकिन जब मानेगा तब इस न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। भारत के साथ मजबूत संबंध चाहता है आसियान, महासचिव काओ। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ आसियान के महासचिव डॉक्टर काओ किम हॉर्न ने कहा है कि यह 10 सदस्यीय समूह भारत के साथ मजबूत रिश्ते चाहता है। डॉक्टर काओ ने सोमवार को भारतीय पत्रकारों से बातचीत में कहा कि दोनों पक्षों की आबादी के आकार को देखते हुए उनके बीच बड़ी व्यापार और निवेश क्षमता है। महासचिव ने कहा कि मौजूदा भारत आसियान मुक्त व्यापार समझौते की समीक्षा की जा रही है और दोनों पक्षों की 2025 तक इसे पूरा करने की योजना है। जकार्ता में सितंबर में 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत एफटीए की समीक्षा समयबद्ध तरीके से पूरा करने की जरूरत बताई थी। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आज का यानी 22 नवंबर 2023 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।